नमस्कार दोस्तों। आप सबको स्टॉक मार्केट स्टार चैनल में स्वागत है। आप जिसे स्टार के लिए इस बंदे का प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त है एंड दिल से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, बिंदास रहो, अमीर बनते रहो। आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में, जो कि काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड है, काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। तो हम देखते हैं इस स्टॉक में क्या करना चाहिए हम लोग को, इसका क्या पोर्टफोलियो है, स्टॉक क्या कर रहा है, क्या एनालिसिस थोड़ा करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप देख रहे हो एक मेनली विंड एनर्जी में, जो कि हवा से पावर जनरेट करते हैं, वो वाली इसका सेक्टर है। काफी आपको काफी जगह पे आप देखा होगा ऐसे जो फैन जैसे रहते हैं, जो कि हवा से घूमता है, वो वहां से जैसे घूमते हैं नीचे उनके टरबाइन जो कनेक्टेड रहते हैं, उसके हिसाब से वो पावर जनरेट करता है और वो उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये इनका मेन बिजनेस है और ये उनका मैन्युफैक्चरिंग भी है और काफी चीजें ये लोग करते हैं इस सेक्टर में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस स्टॉक में अभी जो ₹4.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफी लोग इसमें इन्वेस्टेड है, पेनी स्टॉक है एंड कंटिन्यूसली अपर सर्किट लोअर सर्किट इसमें लग रहे हैं, तो काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें बिजनेस क्या है, इसका थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो आपको एंड तक इस वीडियो प्लीज देखिए, क्योंकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा तो आप मिस करोगे और आपका डिसीजन गलत हो सकता है। इसलिए प्लीज, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एंड तक देखिए इसको। ठीक है, तो इसको कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1995 में। ओके, इसको जो स्टार्ट किया था किसने, इनके जो फाउंडर जो है तुलसी तंती जी है, जो अभी भी इनके चेयरमैन और एमडी है। ठीक है, तो ये लोग ने 1994 में इनका क्या था, ये क्या कर रहे थे, टेक्सटाइल बिजनेस कर रहे थे ये। लेकिन जब जो गुजरात में, ओके, तो गुजरात में जब कर रहे थे बिजनेस, तो डेली आपको पता है वहाँ पे पावर का प्रॉब्लम था, पावर जा रहा था, तो बिजनेस में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी इनको। जो मशीन चलाने के लिए टेक्सटाइल के जो भी बड़े बड़े यार्न करने के लिए मशीन होते हैं, वो नहीं चल रहे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद का कुछ पावर सोर्स लेके आऊं। तो वो लोग ने क्या किया कि 2 टरबाइन लेके कहाँ से लेके आके इन्वेस्ट करके टरबाइन से पावर जनरेट करने की कोशिश की गुजरात में, और ये सक्सेसफुल हो गए। वो 2 टरबाइन से इनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा, पावर का प्रॉब्लम नहीं लगा। बाद में इन्हें सोचा कि अगर ये सब हो सकता है, मैं क्यों थोड़े बड़े अमाउंट में करूं। तो इन्होंने 1995 में सुजलॉन एनर्जी बोल के कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, जो कि इनको स्टार्टिंग में से कोई नहीं था ऐसा मतलब करने वाला। ग्लोबली एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी के पास ऐसा पावर नहीं था करने का। तो इसने स्टार्ट किया, उनके बाद में ये लोग ने कोलैबोरेशन किया जर्मन विंड एनर्जी लीडर सुडविंड एनर्जी बोल के, इन्होंने कोलैबोरेशन किया। कंपनी काफ़ी फेमस होने लगी, काफ़ी इन्हों का बिजनेस आने लगा। सो ईयर 1996 2000 में इनको प्रोजेक्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो गए कि फर्स्ट मेगावाट 0.27 मेगावाट का जो विंड टर्बाइन जनरेटर बोलते हैं, वो इंडियन पेट्रोकेमिकल गुजरात कंपनी के लिए ये लोग ने बनाया। ओके, उसके बाद इनका प्रोजेक्ट मिलने लगे। तमिलनाडु में इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस अपना, फर्स्ट वैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र में। सो ऐसे ही इनका नाम फैलते गया, ये लोग का बिजनेस बढ़ते गया। अगर आपके बिजनेस देखोगे, इनका थोड़ा खर्च ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इनका जो विंड टर्बाइन रहते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं और काफ़ी इनको खर्चा पड़ता है, काफ़ी इनको एसेट्स रहते हैं इनके। ठीक है, तो इनके बिजनेस मॉडल में इनको थोड़ा कर्जा भी लेना पड़ता है, लेना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ये सब इनको ज़रूरी था। ठीक है, इसके बाद ये लोग ने क्या किया, सो 2001 2005 में इनका बिजनेस जो है ग्लोबली एक्सपांड होने को स्टार्ट हो गया। सो ये लोग ने क्या किया, जैसे इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। पहले ये लोग दामन से लेके आते थे, लेकिन बाद में ये लोग ने खुद उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू किया। तो पुणे में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से इनका बाकी सब ऑपरेशन चालू हो गया। सो अगर आप ये देखते हो, बाद में लोग ने यूएसए में, जर्मनी में उनका बिजनेस चालू हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। इनका जो सब्सिडरीज है, सुजलॉन विंड एनर्जी कॉर्प, सुजलॉन एनर्जी जीएमबीएच बोल के, तो ये सब छोटे छोटे उनके सब्सिडरीज है। उसके वजह से भी इनको काफ़ी हर जगह फैलने लगा। ऐसे फैलते फैलते पूरे काफ़ी कंट्रीज में, अगर देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एशिया और अलग अलग जगह में इनका नाम फैलते लगा, अच्छे से लोग बिजनेस बढ़ते गया। ठीक है, लेकिन ईयर 2006 2010 में इसका जो आईपीओ आया, उसके बाद इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। और इतना सक्सेस हो गया इनका आईपीओ की 15 टाइम्स उस टाइम पे, 2006-10 टाइम पे उनका 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और ये काफी लोगों की जो फेमस क्या बोलते हैं, जो चाहने वाली एक कंपनी हो गई कि सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इवन राकेश झुनझुनवाला जी का भी स्टेक इसमें था, उसने उन्होंने भी इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो उस टाइम पे एक स्पेशल मतलब क्या बोलते हैं, मोनोपोली बिजनेस था। कोई ऐसा करने वाला नहीं था, जैसे आजकल ट्रेन का चलता है, आईआरसीटीसी का, वैसे कोई नहीं था इस बिजनेस में इतना शक्तिशाली करने वाला, लेकिन सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। 2006, लेकिन क्या वो इतना बिजनेस कर रहे थे, लोग को ज़्यादा 2007 में ये लोग ने एक एक्विजिशन लिया। एक्विजिशन लिया मतलब जो जर्मन कंपनी थी एक, जिसको लोग ने
खरीद के उसके लिए काफ़ी कर्जा उठाना पड़ा। जैसे कर्जा उठाया, आपको पता है कर्जे से कितना प्रॉब्लम होता है, ये लोगों ने जो ज़्यादा ही कर्जा उठाया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए क्योंकि उसने बिजनेस सब जगह फैल रहा था। लेकिन जो कर्जा उठाया वो कंपनी से जो उनको जितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया, उससे उनको काफ़ी नुकसान हो गया और कंपनी में घाटे में चले चलते गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2015 में इसमें जो सन फार्मा के बॉस है और जो ओनर है दिलीप सांघवी जी, उन्होंने 1800 करोड़ का इसमें स्टेक ले लिया। तो लगभग 23% का स्टेक उन्होंने ले लिया। तब तब ऐसा क्या उसमें इसकी वजह से जो इनका तुलसी जी का 27% का स्टेक कम हो गया, लेकिन मैनेजमेंट तुलसी जी के साथ ही था, वही इसको मैनेज कर रहे थे एंड उनको ये बिजनेस उन्हें चला रहे थे। लेकिन कंपनी के पास इतना मतलब पैसे ज़रूरत थी तो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन फिर भी कंपनी उसको उतना ज़्यादा कर नहीं पाई क्योंकि मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज ये बिजनेस भी थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है क्योंकि इसको काफ़ी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन ईयर 2017 में क्या हो गया, सो इनको एक डेप्ट बढ़ रहा था तो डेप्ट रिस्ट्रक्चर करने के लिए इनके चांस दिया था गवर्नमेंट में, लेकिन इन लोगों ने उस प्रोसेस से एग्जिट कर दिया और बोला कि हम लोग खुद से मैनेज करेंगे डेप्ट को, ऐसे वैसे। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मतलब अगर किसी कंपनी के पास डेप्ट बढ़ जाता है और वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है तो उनको बैंक के साथ जिनको वो लोग ने दिया है उनके साथ बैठ के बात करके डेप्ट को कैसे कम करें तो बातचीत करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ ये लोग नहीं किया, वो इनके ऊपर और दबाव आने लगे इनके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, ईयर 2019 में एक खबर आई थी कि वेस्टास बोल के एक कंपनी है डेनमार्क की, वो इस कंपनी में स्टेक लेने वाली है बोल की खबर आ गई, तब थोड़ी जान आ गई इस कंपनी में। फिर भी वो काम नहीं हो पाया क्योंकि बाद में वेस्टास ने पीछे हट गई इस कंपनी को स्टेक लेने में, क्योंकि इतना कर्जा इस कंपनी के पास है, लोग डर जाते हैं कैसे मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे इस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आऊं। तो ऐसा हो गया ईयर 2020 में। अगर आप इसके बारे में सुन रहे हो, because काफी लोग अगर यंग हो तो आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, अभी लेटेस्ट ट्रेंड है 2003-4 महीने के बाद इस कंपनी में आपको आवाज सुनाई दे रही है, ताकि लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट करेंगे या ऐसे वैसे आपको कहीं पे सर्किट्स दिखने को मिल रहे, नहीं तो ये पूरा थकी हुई थी कंपनी। अब अगर आपको न्यूज क्या सुनने मिल रहा है वो आपको बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप यहाँ तक देखिए हो तो आगे भी देखिए क्योंकि और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस कंपनी में आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंडामेंटल्स। 2020 में क्या हो गया, इनको जो अपना जो लोन जितना था 14,000 करोड़ का लोन था 2020 तक, उसको कम करने के लिए एसबीआई के साथ बैठ के लोग ने फिर से डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान किया। एसबीआई बेचारा हर जगह फंस जाता है, क्या करे, इसमें भी फंसा था वो। तो बैठ के ये लोग ने प्लान किया इसको कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करें। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी जगह से अपने लोन कम करने की कोशिश की, तो जर्मन मैन्युफैक्चरर जेडएफ, इंद्रानी पटनायक जी जो ओडिशा के माइनिंग बॉस है वो, एंड बाकी जो इन्वेस्टमेंट फंड जो एफपीआई बोलते हैं, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, 363 करोड़ का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। उसके साथ इसके प्रमोटर जो है तुलसी जी ने, उन्होंने भी 100 करोड़ का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, तो उसका पैसा थोड़ा कर्जा कम करने के लिए। उसके बाद जो इनको मेन जुलाई में अच्छी न्यूज़ मिली एक में कि जब से रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उन्होंने किया तो इनको अप्रूवल मिल गया 9% पर एनम का इंटरेस्ट देके 10 साल तक इनको टाइम मिल गया कि जो इनका डेप्ट है एसबीआई के पास है और बाकी बैंक के पास कम करने के लिए जिनको इनको टाइम मिला। उसकी वजह से आपको इस स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिला, कंसिस्टेंटली जा रहा था। सो लोग सोच रहे हैं कि ये अभी फिर से मल्टीबैगर बनेगा। ठीक है, लेकिन तभी बुरा टाइम आ गया, इसके फिर से रिजल्ट आ गए जो जून का मार्च क्वार्टर के, और उनको 824 करोड़ का नुकसान देखने पड़ा। और इसी टाइम पे सीईओ भी एग्जिट हो गया, एक बुरा हो गया इसके बैंक के ऊपर, किस्मत ही खराब हो गई। तो फिर लोग उसमें परेशान हो गए, फिर लोअर सर्किट लगने चालू हो गए। सो वहाँ से अभी काफ़ी लोअर सर्किट अप्रोच होता रहता है एंड उनके पास जैसे कुछ अच्छा न्यूज़ आता है, जैसे आप आत्मनिर्भर भारत बोल के अभी मोदी जी ने जो लॉन्च किया था, वो भी इसको काफ़ी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये एक इंडिया में ही, पुणे में या अपने लोकली ये टर्बाइन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जनरेटर को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो विंड मिल चाहिए वो सब यूज़ करते हैं। तो इनको उससे इनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, उसकी वजह से कंपनी आजकल थोड़ी अपर सर्किट लोअर सर्किट में है। ओके, वो आप देख रहे हो। एंड उसके बाद अभी इस कंपनी को मेन जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्योंकि पावर सप्लाई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑक्शन नहीं निकलता है तो पावर कहाँ से देगा, पावर तो छोटे मोटे लोग नहीं खरीदते हैं ना, गवर्नमेंट के लिए बड़े बड़े अपने स्टेट्स के लिए हो, बड़े बड़े विलेज के लिए हो, ऐसे जगह में उनको ये पावर का बिजनेस करना पड़ता है और उनको जगह देना पड़ता है, उनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, काफ़ी कर्जा भी लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से इस कंपनी को आजकल आप काफ़ी सुन रहे हो। ये हो गई कंपनी की शॉर्ट स्टोरी। मेन इसका कंपनी का कंसर्न यही है कि कंपनी के पास बड़ा कर्जा है, उसकी वजह से इस कंपनी में इतने दिक्कतें आने लगी। एक अच्छी कंपनी थी, मैंने भी इन्वेस्ट किया था जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, इसका जो लगभग 68 हाई प्राइस गया था, लेकिन अभी देख रहे हो आप
₹3-4 पे लड़ रहा है। तो ऐसा हाल था इस कंपनी का। तो मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने भी नुकसान में पैसे निकालना पड़ा उस टाइम पे जब मुझे ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता था। मुझे भी लोग बोल रहे थे, ऐसे आप अभी सुन रहे होगे, मुझे भी लोग, मुझे फ्रेंड्स बोले कि इन्वेस्ट कर एक मल्टीपैकर होगा। मैंने डाल दिया, कुछ दिनों बाद रिजल्ट और लॉस होने लगा, तो फंस गए। उसके बाद लॉस में मुझे निकालना पड़ा। अभी आपको दिखाता हूँ उसके फंडामेंटल्स नंबर्स कैसे हैं, और हम लोग देखेंगे इसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। अगर आपका चार्ट पैटर्न देखोगे, एक साल का है। सो ग्रीन दिख रहा है आपको, ऊपर नीचे होके अभी जरा जैसे कुछ न्यूज़ आता है तो ऊपर जाता है। अभी आप जुलाई में आप देख रहे हो, जैसे वो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान आएगा तो ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके आगे फिर नीचे आ गया जब रिजल्ट आ गया सब। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो रही है। सो बाकी देखेंगे हम इसका तो फाइनेंशियल्स। अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे इस कंपनी के पास जो नंबर्स है, उनके जो एसेट्स है, वो सब हम इसमें देखेंगे। अगर रेवेन्यू देखोगे आप कंपनी का, कंसिस्टेंटली घटते ही आ रहा है, क्योंकि कर्जा इतना है कि ये लोग उसको रेवेन्यू कहाँ से लेके आएंगे। इबिटिडा जो इनका ये क्या बोलते हैं अर्निंग्स है, देख रहे हो कंसिस्टेंटली अभी माइनस में आ चुका है FY20 में, जो कि अभी देख दिखाया मैंने आपको कि यहीं से CEO एग्जिट हुए थे। काफ़ी कंपनी के पास लॉस है। सो पीबीटी भी वैसे ही माइनस माइनस 1310 प्रॉफिट, जो आप देख रहे हो कर्जे में 1316 में। और नेट इनकम भी सारा कर्जा माइनस में ही है, अगर देखोगे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है हम लोग को। अगर बैलेंस शीट में जाएंगे, वहाँ कुछ अच्छा होगा कि देखेंगे। अगर वहाँ देखेंगे एसेट्स इनके हैं जो ठीक ठाक है, काफ़ी लोग एसेट्स पे लोग ने बेचे कि डेप्ट कम करें, वो सब किया वो लोग ने। जो टेक ओवर किया था 2007 में, वो कंपनी को वो लोग ने बेच के कर्जा थोड़ा कम करने की कोशिश की, वो सब हुआ है। लेकिन बाद में लाइबिलिटी देखोगे तो कंसिस्टेंट लाइबिलिटीज इनके बढ़ रहे हैं, और थोड़ा कम भी करने की कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन यहाँ से ये और ज़्यादा हो सकता था, थोड़ा ये लोग ने डेप्ट पे किया, इसलिए ऐसा है अभी हाल। एंड यहाँ पे देखोगे तो टोटल लाइबिलिटीज अभी भी इनके 17 करोड़ के आसपास आपको दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मे बी अगले रिजल्ट में आपको थोड़ा अच्छा दिखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा अब इसमें इन्फ्यूज हुआ है पैसे, थोड़े और रिजल्ट इनके आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर देखते हैं इसके होल्डिंग पे, जैसे कि प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है और काफ़ी लोग कौन कौन इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो भी देखना ज़रूरी है अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो। अगर आप देखते हो तो इनका प्रमोटर होल्डिंग जो है काफ़ी कम है, पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में और थोड़ा कम दिखता है। पिछले क्वार्टर में 19% के आसपास था, अब इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 17-18% के आसपास है, क्योंकि कम हो रहा है, वो क्या अच्छी बात नहीं है। एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग इसमें कुछ भी नहीं है, एक पेनी स्टॉक है। डोमेस्टिक्स 15% का है, और एफ भी 9% के है। बाकी जो पैसा है हमारे पास है, इसमें ऑपरेटर भी हो सकते हैं जो कि इसको अच्छे से नचा रहे हैं आजकल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो नंबर्स, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, आगे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद ये इसका हो गया न्यूज़। जो भी आपको दिखाऊं तो काफ़ी वही न्यूज़ है जो आपको मैंने अभी बताया हिस्ट्री में। सो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। सुजलॉन का जो CEO एग्जिट हुआ था, वो सब जिस चीज़ में कंपनी में रिसेंट एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। और डिविडेंड तो ये स्टॉक कुछ देता नहीं है, क्योंकि इतनी हालत बुरी है तो कहाँ से डिविडेंड आपको देगा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हम लोग इसमें क्या करना चाहिए वो देखेंगे। जैसे आपको देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है। अब ये भाग रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेटर, और जो भी आपको न्यूज़ आता है उसके वजह से ये बस कंपनी भाग रही है। तो आपको सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा आपको। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी मिलती है तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए। फिर भी अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, थोड़ा क्लैरिटी लीजिए, उनको बिजनेस थोड़ा बढ़ने दीजिए अभी। थोड़ा वेट कीजिए कैसे लोग लेके आते हैं अपने स्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चर के बाद कैसे परफॉर्मेंस लेके आए, थोड़ा देखिए। और इतना डालने की इन्वेस्ट आपका मन है तो थोड़ा अमाउंट डालिए, तो सीखने के लिए या थोड़ा देखने के लिए, ताकि आपको अगर वो गया भी बुरा ना लगे। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है इसमें, बुरा एक्सपीरियंस है। आगे ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आप इसमें सोच के समझ के इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई टेंशन ना आने दो। हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए। और फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा छोटा सा अमाउंट डाल के देखिए, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है हम लोग को क्या करने वाले हैं, कैसे आने वाला है। कर्जा इतना है कंपनी को, इससे बाहर निकल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे भी इनका बिजनेस के लिए। भले हो ये सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें हैं, पावर सेक्टर में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कि नॉर्मल पावर में ही। अभी इसमें विंड एनर्जी में इसको इतना बिजनेस मिलना, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना, प्रोजेक्ट मिलना, थोड़ा मुश्किल ही लगता है मुझे, ठीक है। लेकिन आगे अभी आत्मनिर्भर भारत और मोदी जी के जो इंडिया के ऊपर जो फोकस है, उसके वजह से इसको कुछ चांसेस मिल सकते हैं, प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ये अपने थोड़ा डेप्थ कम करके और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में, क्योंकि अभी काफ़ी इनका कर्जा है, काफ़ी नुकसान में कंपनी है, ठीक है। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसने इसको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस कंपनी है। उनको भी फंसने मत दीजिए, उनको भी सीखने दीजिए। एंड अगर आपको कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट में लीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा।
सो हमारे हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय करो, मस्त रहो, बिंदास रहो, टाटा।